इस वीडियो में हम देखने वाले हैं नेटवर्क थ्योरी के बारे में। नेटवर्क थ्योरी में हमारा सब टॉपिक है बेसिक सर्किट्स। हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। अभी हमें ये देखना है फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। जैसे ये है फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज स्टेट दैट इन एनी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क द अलजेब्रिक सम ऑफ द करंट मीटिंग एट ए पॉइंट इज 0। तो हमें ऑप्शन भी है, जैसे फर्स्ट ऑप्शन है ओम्स लॉ, बी है किरचॉफ वोल्टेज लॉ, देन C1 फैराडे लॉ, देन D1 किरचॉफ करंट लॉ। ऑप्शन देखने के बाद हमें ये पता चलता है कि इन्होंने हमें ये पूछा है कि ये जैसे यहाँ पे दिया है अलजेब्रिक सम ऑफ द करंट मीटिंग एट ए पॉइंट इज 0, ये लॉ कौन सा है। तो हम लॉ से तो बता सकते हैं कि ये कौन सा लॉ है, पर हमें इसमें क्या देखना है। जैसे हम इसमें देखेंगे एक डायग्राम। अभी देखो एक डायग्राम है, डायग्राम में मैंने क्या किया है, यहाँ पे करंट लिए है, यहाँ पे है 5 करंट, जैसे I1, I2, I3, I4 एंड I5। ठीक है, अभी मैं आपको इसमें ये बताने वाला हूँ। जैसे I1, इसमें पहले होते इनकमिंग करंट, आउटगोइंग करंट। जैसे इस पे ये वायलेट वन है, मैं इस पे इसको करता हूँ इनकमिंग करंट। ओके, ये I1 इनकमिंग है और ये I2 भी इनकमिंग है, और I3 है आउटगोइंग, इसलिए मैं इसको बाहर दिखा रहा हूँ, इसको भी बाहर दिखा रहा हूँ, मतलब ये भी आउटगोइंग है, इसको भी बाहर दिखा रहा हूँ। ओके, फिर अभी देखो इसमें I1, I2 इनकमिंग है, I3, I4 एंड I5 आउटगोइंग। तो हमें इससे पता चलता है, जैसे मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ, इक्वेशन हमारा होगा I1 और ये प्लस I2। पॉजिटिव क्यों लिया है हमने, क्योंकि ये इनकमिंग करंट है, इनकमिंग करंट के लिए मैंने लिया पॉजिटिव, और आउटगोइंग के लिए मैं लूंगा नेगेटिव, इसलिए ये होगा I3। ओके, देन माइनस I4, देन अगेन माइनस I5। ठीक है, मैंने पहले ये लिख लिया। तो हम इसका ये इक्वेशन लिख सकते हैं फिर से, जैसे I1 प्लस I2 इक्वल्स टू I3 प्लस I4 प्लस I5। ठीक है, मतलब इसमें ये होता है कि ये जो इनकमिंग करंट है, जैसे ये I1, I2, मैं यहाँ पे फिर से लिखता हूँ इनकमिंग, और ये करंट ये होता है इक्वल टू आउटगोइंग करंट। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं करंट। ठीक है, ये इक्वल होता है। तो ये इक्वल कहाँ पे होता है, जैसे एक पॉइंट है, ये पॉइंट पे ये सब करंट मीट होते हैं, तो ये पॉइंट पे ये करंट मीट होने के बाद सब 0 होते हैं, ये हमें इसमें पूछा है। तो ये होता है कभी भी डी में किरचॉफ करंट लॉ, यही हमारा आंसर होने वाला है। और आंसर के लिए मैं आगे आपको ये देता हूँ। ठीक है, एक नोट है ये, तो ये आंसर है। तो ठीक है, हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है SI यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी इज। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ, कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रेजिस्टिविटी। ठीक है, आपको पहले ये मालूम होना चाहिए। ये क्यों मालूम होना चाहिए, जैसे अभी मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखता हूँ, R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन A। ठीक है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है। तो उसके बाद हमें पूछा है अभी कंडक्टिविटी, हम क्या करेंगे धीरे धीरे, तो हम क्या करेंगे, ये रेजिस्टिविटी जो दिया है हम इसकी तरफ जाएंगे। तो फिर मैं अभी ये फॉर्मूला कन्वर्ट करता हूँ, रो इज इक्वल्स टू, ये रो दिया हुआ है, ए जो है इस साइड में निकल जाएगा, फिर ये R A L नीचे आएगा, ये L मैंने लिख लिया है। तो अभी मैं इसका फॉर्मूला लिखता हूँ, मतलब फॉर्मूला तो मैंने लिखा, पर मैं इसका ये साइड नहीं लिखता हूँ। जैसे R का है, रेजिस्टेंस का है ओम, ओके, करंट का है एम्पियर, और लेन का है मीटर। ठीक है, मैंने ये लिख लिया। फिर उसके बाद अभी मैंने फॉर्मूला लिख लिया, R इज इक्वल टू रो लेंथ अपॉन एरिया। अभी मैं क्या करूँगा इसको, जैसे अभी यहाँ पे मैं रो निकालूंगा, रो मतलब रेजिस्टिविटी निकालूंगा मैं। फिर रेजिस्टिविटी हमें मिलती है रेजिस्टेंस और
ये ए जो एरिया यहाँ पे जाएगा और यल नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसका भी ऐसा यूनिट लिख लेंगे। रेजिस्टेंस का होता है ओम, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर और लेंथ का होता है मीटर। ठीक है, इसमें अब हम मीटर और मीटर कैंसिल करेंगे तो हमें इसमें मिलेगा ओम और ये मीटर। ठीक है, अभी हमें इसमें क्या पूछा है, हमें ये तो हुआ रेजिस्टिविटी, हमें रेजिस्टिविटी नहीं पूछी, हमें पूछी कंडक्टिविटी। तो मैं अभी इसको क्या लिखूंगा, इसे मैंने अभी सपोज कंडक्टिविटी इक्वल्स टू 1 अपॉन ये रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला है ओम मीटर। ओके, तो हमें क्या आएगा अभी, अब इसमें ये लिख सकते हो जैसे 1 अपॉन ओम होता है मोह, तो आप इसको मोह लिख सकते हो। ओके, और ये मीटर ऊपर आएगा तो इनवर्स, या तो फिर आप इसको ये भी लिख सकते हो 1 अपॉन ओम, तो आप ये लिख सकते हो ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स। ठीक है, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो ये मोह और मीटर इनवर्स। ठीक है, हमें अभी इसमें दिया है, हम ये चेक करेंगे हमें आंसर में क्या दिया है, क्या दिया है ओम इनवर्स, हम देखेंगे यहाँ पे ओम इनवर्स। ठीक है, नहीं है हमारे पास, बाद में B1 देखेंगे ओम पर मीटर, ये देखेंगे हम यहाँ पे भी ओम पर मीटर नहीं है। ठीक है, बाद में हम देखेंगे मोह मीटर, यहाँ पे नहीं है। ठीक है, बाद में है मोह मीटर। हाँ ठीक है, ये भी आ सकता है कि 1 अपॉन ओम भी इसको हम बोलते हैं मोह, और अगर नीचे मीटर रहेगा तो ये भी एक आ जाएगा। देखो अभी चार तरह से ये दे सकते हैं, जैसे यहाँ पे E1। ठीक है, फिर अभी हम नेक्स्ट देखेंगे। अभी इसमें पूछा है यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज इज, आपको इसका जैसा यूनिट पूछा है, सिर्फ ये होता है वॉल्यूम, इसमें ये नीचे आंसर है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं, बाद में हम नेक्स्ट देखेंगे। अब इस क्वेश्चन में हम देखेंगे जैसे इसमें दिया हुआ है द कैपेसिटर इन सर्किट अपोजेस द सडन चेंजेस ऑफ। ठीक है, अभी देखो अगर आप बुक में इसको देखोगे तो बुक में क्या दिया होता है, इसे बुक में देते हैं आई सी, उसमें बाद लिखते हैं टी इन ब्रैकेट इक्वल्स टू, उसके बाद सी डी वी सी अपॉन डी टी। ठीक है, मतलब ये दिया होता है। तो मुझे लगता है अब सिर्फ इतना याद रखो, जैसे मैं फॉर्मूला लिखता हूँ कैपेसिटर्स का, Q इज इक्वल्स टू सी बी। ठीक है, हमें कैपेसिटर के बारे में पूछा है कि चेंजेस जो, मतलब ये कौन सा पैरामीटर एक है कि जो सडन चेंजेस देगा, जो फिर मैं कैपेसिटर लिखता हूँ C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V। तो इसमें ये होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ओके, ठीक है, मतलब डायरेक्टली हो या इनवर्सली, और आपको इसमें डायरेक्टली कैपेसिटर कुछ चेंज होगा तो इसमें वोल्टेज भी डायरेक्टली चेंज होगा, तो डायरेक्टली आप आंसर ये लिख दो कि ये वोल्टेज के बारे में चेंज होगा। ठीक है, इतना फॉर्मूले याद रखने की कुछ जरूरत नहीं, आप इसमें भी कर सकते हो, अगर ये याद रखोगे तो इसमें भी आंसर आपको मिल जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें दिया हुआ है आइडियल वोल्टेज सोर्स शुड हैव। ठीक है, अभी फर्स्ट हम ये देखेंगे कि आइडियल वोल्टेज सोर्स क्या होता है। जैसे फर्स्ट मैं ड्रॉ करता हूँ आइडियल वोल्टेज सोर्स। देखिए अभी इसमें ये वोल्टेज है, तो अभी ये वोल्टेज सोर्स है। सपोज मैंने सिर्फ ये वोल्टेज सोर्स निकाला है, पर इस वोल्टेज सोर्स में इसका खुद का कुछ रेजिस्टेंस होता है। जैसे मैं अभी ये ड्रॉ करता हूँ, इसके अंदर है पर हम इसको दिखाने के लिए बाहर ड्रॉ करते हैं। ठीक, ये मैंने ये रेजिस्टेंस ड्रॉ किया और ये मैंने सर्किट कंप्लीट कर लिया। ओके, ठीक है, मैं इसको कुछ लोड भी लगा देता हूँ। ये मैंने लोड लगाया, ये है लोड। हमें सिर्फ ये देखना है, जैसे अभी ये वोल्टेज है और इसमें अगर ये रेजिस्टेंस है, अगर सपोज ये रेजिस्टेंस अगर इसमें बढ़ा तो वोल्टेज कम फ्लो होगा। तो हमें ये चाहिए कि रेजिस्टेंस कभी भी कम से कम चाहिए। तो हम ये देखते हैं कि हमें अगर ये रेजिस्टेंस 0 मिला तो ये अच्छा है, क्योंकि फिर आइडियल हो जाएगा। आइडियल होता नहीं है और ये आइडियल हो जाएगा अगर ये रेजिस्टेंस 0 होगा तो। इसलिए हम इसको लिखते हैं कि इसका रेजिस्टेंस 0 इंटरनल रेजिस्टेंस चाहिए। इसलिए हमारा आंसर होगा कि आइडियल वोल्टेज सोर्स शुड हैव 0 इंटरनल रेजिस्टेंस। यहाँ पे आंसर मैंने नीचे दिया हुआ है। ठीक है, बाद में हम ये क्वेश्चन देखते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में दिया है
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डायमेंशन फॉर्मूला रेजिस्टिविटी। देखो हमें इसमें क्या करना है, हम इसमें देखेंगे। अभी आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ज्यादा फॉर्मूले मालूम होने चाहिए। जैसे हम स्टार्ट करते हैं। देखो अभी पहले तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ हमें जो इसमें आउटपुट चाहिए। तो हमें क्या चाहिए, जैसे यम है, हमें इसमें यम चाहिए, यल चाहिए, टी और ए। ठीक है, ये क्या है, हम इसमें ये देखेंगे। जैसे ये मास के लिए होगा, ये लेंथ के लिए, ये जो हमारा हो गया टाइम के लिए, और ये कुछ करंट है। हम ये सॉल्व करेंगे। जैसे हमें पूछा है रेजिस्टिविटी के लिए, तो फिर मैं अभी पहले क्या करता हूँ, जैसे मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, मैं एक फॉर्मूला लिखता हूँ यहाँ से। जैसे R इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है और ये फॉर्मूला है रेजिस्टेंस का। और हमें पूछा है यहाँ पे रेजिस्टिविटी, तो रेजिस्टिविटी में निकालता हूँ यहाँ पे। रेजिस्टिविटी इज इक्वल्स टू ये जो R सेम एज इट इज मैं लिख लेता हूँ, और ये ए जाएगा इस तरफ, तो मल्टीप्लाई बाय ए अपॉन यहाँ पे है लेंथ। ठीक है, अभी देखो इसमें आपको क्या करना है, मैं ये जो है थोड़ा सा स्लोली सॉल्व करूंगा क्योंकि ये समझ में भी आना चाहिए और ये थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे है रेजिस्टेंस। पहले हम यहाँ पे सबका ऐसा यूनिट लिख लेते हैं। जैसे रेजिस्टेंस का है यहाँ पे ओम, इसलिए मैं यहाँ पे ओम लिख लेता हूँ। ये जो है यहाँ पे हमें दिया है एरिया। ठीक है, एरिया है, तो एरिया के लिए हम क्या करेंगे, इसका भी हम ऐसा यूनिट लिख लेंगे। जैसे मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और एरिया जो हम मेजर करते हैं मीटर स्क्वायर में, इसलिए इसका ऐसा यूनिट है मीटर स्क्वायर। और जो लेंथ है, लेंथ का भी क्या होता है, मीटर। ठीक है, और इसमें हम अभी यहाँ पे करेंगे मीटर और मीटर यहाँ पे कैंसिल कर लेंगे। फिर मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिखता हूँ ओम, ये ओम तो वैसे ही रहेगा, और यहाँ पे है ये मीटर और मीटर कैंसिल, यहाँ पे सिर्फ हमें मिलेगा मीटर, तो हमें मिलता है ओम मीटर। तो हमें कहाँ तक जाना है, देखो यहाँ पे एम एल टी और ए में जाना है। इसमें सिर्फ अगर हम यहाँ पे हमें मिला है मीटर, जो हम लेंथ में मेजर करते हैं, हम इसको बाद में मेजर कर लेंगे, पर हमें सिर्फ लेंथ मिली है। ठीक है, ये भी कितना है हमें अभी देखना है, पर ओम यहाँ पे कहीं भी नहीं है, तो हमें ये चेंज करना पड़ेगा। तो फिर हम क्या करेंगे, ओम हमें मतलब ओम अभी रेजिस्टेंस का यूनिट है, तो फिर रेजिस्टेंस होता है वी अपॉन आई। तो हम इसके ओम के लिए हम क्या करेंगे, ये वी अपॉन आई, ये वोल्टेज का जैसा यूनिट ही है, और ये आई के लिए मैं डायरेक्टली क्या लेता हूँ यहाँ पे एम्पियर। यहाँ पे फिर ये मीटर सेम एडिट में लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे फिर से आया है वोल्ट, यहाँ पे वोल्ट के लिए कुछ नहीं है वोल्ट। फिर से हमें ये मालूम होना चाहिए कि वोल्ट का फॉर्मूला क्या है। इसमें जो भी फॉर्मूले लगने वाले हैं मैं साइड में लिख लेता हूँ। जैसे यहाँ पे मुझे अभी लगने वाला है, यहाँ पे मुझे लगने वाला है वोल्ट के लिए, तो V इज इक्वल्स टू ये है W अपॉन Q। अभी ये W है वर्क डन है, और ये Q चार्ज है, तो मुझे ये 1/1 यूज करना है। फिर ये V में मैं ये अभी यूज कर लेता हूँ। यहाँ पे है वर्क डन, बाद में है ये सेम एज मीटर में कैरी कर लेता हूँ, बाद में ये Q एज ये है चार्ज, ये विषय में कैरी कर लेता हूँ। अभी फिर से यहाँ पे हम देख लेंगे कि वर्क डन, यहाँ पे कुछ वर्क डन के लिए कुछ नहीं है, फिर से हमें फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा यहाँ पे। और यहाँ पे चार्ज के लिए भी कुछ दिया नहीं, सपोज हम लेते भी है कि चार्ज के लिए कॉलम, इसमें इसका कुछ है ही नहीं। हम क्या करेंगे, पहले वर्क डन के लिए लेंगे, फिर देखेंगे चार्ज के लिए क्या आता है। इसे फिर वर्क डन के लिए मैं लेता हूँ। वर्क डन हम कब कहते हैं, जब हमारा कुछ वर्क होता है। तो वर्क डन के लिए मैं लेता हूँ फोर्स इनटू ये होता है डिस्प्लेसमेंट। ओके, ये फिर से मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। फिर यहाँ पे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ये होता है, ऐसे ही मैंने मीटर यहाँ पे लिख दिया है। फिर अभी Q के लिए डायरेक्टली मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ, ये है चार्ज। तो हमें Q इज इक्वल्स टू I, ये होता है करंट, और ये है T, ये होता है टाइम के लिए। ठीक है, सेम हम यहाँ पे लिख लेते हैं। फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ I इंटू T। ठीक है, इसमें हम बाद में ऐसा यूनिट भी यूज कर लेंगे, पर हमें अभी यहाँ पे फॉर्मूले में पहले लिख लेता हूँ। अभी फिर से यहाँ पे इक्वल टू साइन तो मतलब समझने के लिए आसान हो जाएगा। फिर फोर्स है यहाँ पे, अभी फोर्स के लिए आपको फिर से कुछ यूज करना है। फोर्स हम कभी कहते हैं फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन। ठीक है, फिर यहाँ पे है फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू
एक्सीलरेशन। यहाँ पे हमने अभी फोर्स का क्यों लिया यहाँ पे, क्योंकि इसमें फोर्स के लिए भी कुछ नहीं है, फोर्स के लिए भी मैंने यहाँ पे मास इंटू एक्सीलरेशन ले लिया है। ओके, उसके बाद में फिर से डिस्प्लेसमेंट एज इट इज में लिख लेता हूँ, फिर बाद में है फिर से ये एम के लिए यहाँ पे फिर से मैं क्या लेता हूँ आई के लिए मैं अभी यहाँ पे एम्पियर इंटू ये टाइम एज इट इज में ले लेता हूँ, फिर से आगे जाएंगे हम। फिर अभी देखो यहाँ पे हमें क्या क्या मिला है, यहाँ पे है मास के लिए जो हम केजी यूज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये बाद में यूज करके हम देखेंगे हमें क्या क्या चाहिए। अभी ये मास होगा ए, मतलब हमें देखना है ये एरिया के लिए है या एक्सीलरेशन के लिए है। हमें दिया है एक्सीलरेशन, फिर से एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है एक्सीलरेशन इज इक्वल्स टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। फिर से मैं यहाँ पे यूज करूंगा, ये है एम आ गया है, फिर ये मीटर या सेकेंड स्क्वायर में नीचे लिख देता हूँ, ये है डिस्प्लेसमेंट और ये है एम अपॉन ये ए इंटू टी और ये सेकेंड स्क्वायर मैंने लिख लिया है, ठीक है। वन बाय वन हम देखेंगे हमें क्या क्या मिला। अभी ये मास के लिए मैं क्या करता हूँ, ये केजी है क्योंकि ये मास है, ओके। और फिर ये है मीटर, डिस्प्लेसमेंट भी हम मीटर में मेजर करते हैं, फिर से और एक बार है मीटर, ओके। उसके बाद में फिर ये ए है, ये एम्पियर, ए हम वैसे ही रहने देते क्योंकि ए यहाँ पे है, हमें ये लगने वाला है। उसके बाद मैंने यहाँ पे ए लिख लिया है, तो बाद में अभी क्या करूँगा, ये टी एज इट इज लिख लेता हूँ, देखिए हम टी किसके लिए यूज करेंगे। फिर ये यस रेज टू 2, ये है डिस्प्लेसमेंट और हमें यहाँ पे ए और एक कैलकुलेट करना है। और ये कौन सा लिया मैंने ए कौन सा लिया यहाँ पे, जैसे यहाँ पे जो है ए यहाँ पे हमने वैसे ही छोड़ दिया था, तो ये जो ए है मैं कैरी कर रहा हूँ, ये ए है, ठीक है। यहाँ पे भी ए आ जाएगा, यहाँ पे फिर से ए, यहाँ पे भी ए रहेगा, मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है। इसके बाद में अभी मैं क्या करता हूँ, ये केजी, ये एम रेज टू 3 बाय मीटर। के बाद में हमें यहाँ पे क्या दिया है, ये जो ए रेज टू 3, ओके। फिर हमें क्या मिलेगा, और यहाँ पे ये जो यस दिया हुआ है, ये यस क्या दिया हुआ है, ये टाइम है, ओके, ये सेकंड स्क्वायर है। तो यहाँ पे मैंने ये भी एक टाइम है, तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ उसे यस रेज टू 3। देखो यहाँ पे ये टाइम है और यहाँ पे भी सेकंड है, मतलब एक इसमें आ रहा है ये सेकंड्स में। तो हम इसमें अभी क्या करेंगे, देखो ये मैं पहले ऊपर ले लेता हूँ, ये केजी, ये मीटर, एम रेज टू 3, ओके। उसके बाद में ये इंटू ए रेज टू -2, ये ऊपर आ गया तो माइनस इंटू यस रेज टू -3, ओके। यहाँ पे हमें क्या दिया है, देखो अभी यम, ये केजी एक ही है तो यम एक आ जाएगा। तो यम मतलब ये अभी मीटर लेंथ है, तो लेंथ कितना है, 3 लेंथ है, ओके। ये फिर हम पहले टाइम ले लेंगे, ये टी है, ये से क्या टाइम है -3। उसके बाद में हमें क्या है, और एक हमारे पास ए बच गया है, तो ये ए कितना है, a -2। तो हम ये ऑप्शन में चेक करेंगे हमें कहाँ पे दिया है, यम 332, यम 332, ओके। और कहाँ पे दिया यम 332, यहाँ पे भी है, मतलब सब जगह वही है, सिर्फ अभी हमें देखना है माइनस। फिर यम एल टी, उसमें 3 और माइनस है, यम एल टी, यम, ये देखो ये तो नहीं है, ये 3, ये प्लस, ये भी नहीं है, यम और 3 ये देखेंगे, और यहाँ पे देखिए यम और 3, हाँ देखो अभी हमारा आंसर है A1, ये हमारा फाइनल आंसर है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, इसमें हमें ये दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो पहले हमें स्टेटमेंट दिया है, अभी ये स्टेटमेंट किसके बारे में पहले हम ये देखेंगे। जैसे यहाँ पे दिया है रेजिस्टिविटी, तो फिर मैं डायरेक्टली रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला लिख लेता हूँ कि रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला है, पहले में रेजिस्टेंस R इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, ये रेजिस्टिविटी के लिए है, ये रेजिस्टेंस के लिए है, तो मैं अभी यहाँ पे रेजिस्टिविटी के लिए लिखता हूँ रेजिस्टिविटी इज इक्वल्स टू R इंटू ए अपॉन एल। हम देखेंगे कि स्टेटमेंट क्या क्या दिए हुए हैं। जैसे द रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर, जहाँ पे है रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन अलाइविंग ऑफ ए कंडक्टर मटेरियल, और ये मटेरियल पे डिपेंड होता है, ओके। इसमें मटेरियल होगा ही, तो ये है
इसके बाद द रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, टेम्परेचर पे भी ये डिपेंड होता है। द रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर डज नॉट डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ ए कंडक्टर, या फिर लेंथ तो है ही, ठीक है, तो फिर लेंथ पे भी ये डिपेंड है। उसके बाद और ये और एक बार जो बी का टेम्परेचर है, जैसे हम कहते हैं कि टेम्परेचर कम ज्यादा होता है तो रेजिस्टिविटी भी यहाँ पे थोड़ा सा हल्का, यहाँ पे कम ज्यादा होती रहती है, इसलिए टेम्परेचर पे भी डिपेंड है। फिर बाद में हमें जो दिया है द रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर डज नॉट डिपेंड ऑन मैकेनिकल स्ट्रेस ऑफ द कंडक्टर, ठीक है, रेजिस्टिविटी और मैकेनिकल स्ट्रेस का यहाँ पे कुछ नहीं होता, तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा डी। नीचे देखेगा हम कुछ नोट के लिए, ठीक है, ये भी दिया हुआ है, तो हम अभी देखेंगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस के लिए जैसे हम लिखते हैं, फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं, हम Q इक्वल्स टू CV ये फॉर्मेट में पहले लिख लेंगे, जैसे ये Q है तो हमें यहाँ पे पूछा है C के लिए, हम C के लिए क्या लिखेंगे, यहाँ पे C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V, और ये चेक करेंगे हमें कहाँ मिलेगा, C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V, यहाँ पे जो दिया है A1, ठीक है, तो हमारा ये आंसर राइट है। अभी फिर से हम नेक्स्ट देखेंगे, अभी यहाँ पे क्या दिया है, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ ए कैपेसिटेंस द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज। तो हमें पहले ये पैरेलल कॉम्बिनेशन देखना है कैपेसिटेंस का। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, देखो कैपेसिटेंस के लिए जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे मैं ये कंसिडर करता हूँ कि हमें यहाँ पे दिया हुआ नहीं है कि कैपेसिटेंस 1 दिया है, 2 है, 3 है, मालूम नहीं है, सिर्फ हमें पैरेलल कॉम्बिनेशन दिया है। तो मैं पैरेलल के लिए ये लिखता हूँ, ये CT लिखो, CP लिखो, पैरेलल के लिए चलेगा, ये टोटल कैपेसिटेंस लिखो या तो पैरेलल, और ये टोटल कैपेसिटेंस C1 प्लस C2, सपोज मैंने कुछ तो भी ऐसा ही लिख लिया। देखो अभी ये क्या दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन इक्वल टू लार्ज कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, मतलब ये CT अभी लार्ज कैपेसिटेंस मतलब कौन सा है कि ये C1 और C2 हमें दिए हुए, इसमें से कोई ना कोई तो एक लार्ज तो होने वाला है, तो ये लार्ज में से और एक लार्ज इस CT से इक्वल है, ये हमें पूछा है, तो ये नहीं होगा। इसमें पूछा है लोअर, देखो अभी ये तो दोनों का टोटल है, तो ये लोअर तो नहीं होने वाला, ये भी नहीं होगा। लोअर देन द मतलब ये लोअर जितने भी है यहाँ पे लोअर तो आने नहीं वाला, ये तो ग्रेटर रहने वाला है, तो ये क्या है, ग्रेटर देन द लार्जेस्ट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। देखो अभी यहाँ पे दिया है ये ग्रेटेस्ट है, ये ग्रेटर है देन द लार्जेस्ट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। देखो ये कॉम्बिनेशन में जो भी लार्जेस्ट है इससे तो ये ग्रेटर रहने वाला है, इसलिए इसका आंसर कभी भी डी होगा। ये कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने सपोज ये दिया है 2, ओके, और ये दिया है 4, मैंने ये फॉर एग्जांपल के लिए लिया है 4 प्लस 2, यहाँ पे मैंने लिखा है सपोज 6। अब ये 6 तो इक्वल मतलब ग्रेटर देन द लार्जेस्ट, ये तो लार्जेस्ट है, अगर हम लार्जेस्ट देखते हैं तो लार्जेस्ट के लिए तो ये ग्रेटर है, इसलिए हमें क्या मिलेगा, डी मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट वन हम देखते हैं, इसमें पूछा है हमें कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द ओम्स लॉ। हमें 4 स्टेटमेंट दिए हैं, हमें मालूम है इसमें ये पूछा है कि ओम्स लॉ किस स्टेटमेंट के लिए अप्लाई हो सकता है। जैसे पहले हम, ठीक है, ये पढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं, जैसे ओम्स लॉ चलता है R, L और C लीनियर इक्विपमेंट, या तो फिर आप ये लीनियर डिवाइसेस के लिए चलेगा, ओके, यहाँ पे मैं डिवाइसेस लिख लेता हूँ, या कंपोनेंट भी लिख सकते हो, डिवाइसेस और कंपोनेंट यहाँ पे रहने दो, ओके। और ओम्स लॉ किसके लिए चलेगा, जो नॉन लीनियर, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ नॉन लीनियर, या तो फिर जो इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होता है, ठीक है, हमने पहले ये लिख लिया। इसमें देखेंगे हमें क्या दिया है ऑप्शन, ओम्स लॉ इज एप्लीकेबल टू द डायोड्स, ठीक है, ये डायोड्स में एप्लीकेबल है कि नहीं हमें ये पूछा है। देखो डायोड्स भी बाद में एप्लीकेबल होता है कि नहीं, ये एप्लीकेबल नहीं होता। ओम्स लॉ फिर हमें इसमें ट्रू क्या है वो देखना है, ओम्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल टू डायोड्स, ठीक है। उसके बाद ओम्स लॉ इज एप्लीकेबल टू वोल्टेज रेगुलेटर और ओम्स लॉ इज एप्लीकेबल टू ट्रांजिस्टर। हमें इसमें ये देखना है कि ट्रू कौन सा है। तो जैसे अभी इलेक्ट्रॉनिक्स हम देखेंगे तो इसमें नॉन लीनियर, देखो अभी आप ये बोलोगे इसमें कि डायोड्स भी है और ट्रांजिस्टर भी है,
तो हमें इसमें क्या बताना है, हमें इसमें ट्रू देखना है कि कौन सा है। ओम्स लॉ ये एप्लीकेबल होता है ट्रांजिस्टर के लिए, ये ट्रू है नहीं। इसमें ये देखिए ओम्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल टू द डायोड्स, ठीक है, ओम्स लॉ ये डायोड के लिए एप्लीकेबल नहीं होता, ये सच में ट्रू है, तो हमारा आंसर बी होगा। क्योंकि आप बोलोगे यहाँ पे ट्रांजिस्टर भी है पर ये एप्लीकेबल होता ही नहीं है और डायोड के लिए भी एप्लीकेबल होता नहीं, तो ये फॉल्स एप्लीकेबल हो गया नहीं। ट्रू कौन सा है कि ओम्स लॉ ये एप्लीकेबल नहीं हो रहे हैं डायोड्स के लिए, ये हमारा ट्रू है। बाद में नेक्स्ट वन हम देखेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है देखो, अभी ये बी में है, ओम्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल टू डायोड्स, ठीक है, हमने ये लिया है। फिर यहाँ पे नीचे क्या लिखा है, ओम्स लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द लीनियर सर्किट्स। मैंने यहाँ पे पहले ही लिख दिया था कि ये सिर्फ लीनियर सर्किट्स के लिए ही यूज करते हैं। बाद में जैसे यहाँ पे दिया है डायोड, ट्रांजिस्टर जैसे एक्सेट्रा आर द एग्जांपल्स ऑफ द नॉन लीनियर कंपोनेंट्स। यहाँ पे मैंने लिखा है कि नॉन लीनियर या तो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए या फिर नॉन लीनियर कंपोनेंट्स के लिए ये एप्लीकेबल नहीं हो सकते, ठीक है। नेक्स्ट वन हम देखेंगे, अभी देखो यहाँ पे दिया है एवरेज वैल्यू ऑफ साइनोसाइडल वेवविड्थ। इसमें एवरेज वैल्यू हम जब निकालते हैं इसमें कुछ दिया नहीं है करंट के लिए और वोल्टेज के लिए, सब कुछ भी इसमें नहीं दिया है, पर अभी समझने के लिए फिर हम ये लेते हैं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ जैसे एवरेज वैल्यू, यहाँ पे है एवरेज वैल्यू इक्वल्स टू, हमेशा एवरेज वैल्यू ये 0.637 इंटू ये किसके मैक्सिमम के लिए, ठीक है। हम एवरेज निकाल रहे हैं तो किसका एवरेज आने वाला है, तो एवरेज किसका आएगा, ये मैक्सिमम का लिए, इसलिए हम यहाँ लिखते हैं मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। ये देखेंगे हम ऑप्शन में कहाँ मिलेगा हमें, यहाँ पे दिया है 0.637 इंटू मैक्सिमम वैल्यू, फर्स्ट वन ही है। अब इसमें ये गलती मत करना कि एवरेज 0.5, मतलब अगर आपने हाफ कर दिया तो आपका ये एवरेज वैल्यू आ जाएगा मैक्सिमम से, पर ये अलग है, एवरेज वैल्यू 0.67 इंटू मैक्सिमम वैल्यू, ये डेरिवेशन से हमें ये वैल्यू मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट वन हम देखते हैं इसमें कुछ नोट दिया हुआ है क्या, ठीक है। इसमें नीचे भी दिया है आई एवरेज, ये करंट के लिए लेके बताया हुआ है, आई एवरेज इज इक्वल टू 0.637 आई। नेक्स्ट में देखिए हम जैसे डैश इज द मेजरिंग यूनिट ऑफ इंडक्टिव सक्सेप्टेंस। अभी ये इंडक्टिव सक्सेप्टेंस क्या है, जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे B इज इक्वल्स टू 1/XL, तो यहाँ पे 1 इंडक्टिव रिएक्टेंस हम मेजर करते हैं ओम में, तो इसे हम लिख सकते हैं, हमें क्या क्या दिया है देखो, अभी 1/ओम के लिए हम क्या लिख सकते हैं, ये होता है अगर ओम ऊपर आता है तो ओम इनवर्स भी लिखेंगे, या तो फिर हम ऐसा भी लिखेंगे इसको ये सेंड करके उल्टा ओम, ठीक है, या तो फिर हम इसको ये भी लिखेंगे कि ये है मोह, ठीक है। तो हमें यहाँ पे दिया है मोह के लिए ये है A1, हमारा आंसर है 12। इसमें ये हमने फॉर्मूला वगैरह करके भी नीचे दिया हुआ है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें क्या दिया है देखो, अभी 2 bulbs of rating 230 volt, 60 watt and 230 volt 100 watt are connected in parallel across supply mains. Identify the correct statement. हमें ये देखना है कि करंट स्टेटमेंट क्या है। हम पहले ये देखने के लिए देखो हमने क्या किया, अभी 2 बल्ब्स यहाँ पे हम ले लेते हैं, ये 2 बल्ब्स लिए हैं हमने, ओके। ये सेम वोल्टेज के लिए 230 वोल्ट के लिए सेम हमने लिए हैं, और इसका वैटेज अलग है 60 वैट और 100 वैट ये अलग है। हमें ये पहचानना है, देखो ये पैरेलल में भी कनेक्टेड है, ओके। हमें ये पहचानना है कि इसमें ये दोनों जो कनेक्ट है इसमें से ब्राइटर वन कौन सा रहने वाला है। हम ब्राइटर वन देखेंगे। अभी हमें क्या दिया है देखो, मैं पहले ये यहाँ पे लिख लेता हूँ, हमारे पास वैटेज में है या हमारे पास वैटेज है, इसलिए यहाँ पे मैं P लिख लेता हूँ कि हमारे पास P दिया हुआ है। उसके बाद हमें वोल्टेज भी हमारे पास है, तो फिर हम रिलेशन देखेंगे। जैसे हमारे पास रिलेशन आता है P इज इक्वल्स टू V इंटू I। हम क्या करेंगे, इसको ब्राइटर कौन सा ज्यादा, ये कैसे पहचानेंगे इसको, करंट से। तो मैं एक फॉर्मूला लिख लेता हूँ, जैसे I इज इक्वल्स टू P अपॉन V, ओके। तो देखेंगे हम कि करंट कहाँ ज्यादा फ्लो होता है। जैसे पहले पावर के लिए, पहले लैम्प के लिए पावर होगा 60 अपॉन यहाँ पे वोल्ट दिया है कॉमन 230 वोल्ट, और नेक्स्ट के लिए होता है 100, मतलब ये जो सेकेंड वन ये होता है 100 अपॉन 230। तो हमें ये देखना है कि करंट हमें ज्यादा कहाँ पे मिलेगा।
तो अगर हम इसको डिवाइड कर लेते हैं तो हमें करंट पॉइंट में ही मिलेगा, पर ज्यादा जो मिलेगा ये यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे करंट ज्यादा मिलेगा तो ब्राइटनेस भी यहाँ पे ज्यादा होगा। तो हम ये देखेंगे, और आप और एक लॉजिक ले सकते हैं। जैसे देखो हम देखते हैं जैसे जितना वैटेज ज्यादा है उतना हमें ज्यादा ब्राइटनेस मिलता है, ये भी एक होता है, पर उसमें सीरीज और पैरेलल के लिए थोड़ा सा अलग होता है। ये पैरेलल के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं, तो पैरेलल के लिए हमें ये मिलेगा। तो यहाँ पे हमें देखेंगे कि 100 वाट के लिए ऐसा कुछ ऑप्शन दिया हुआ है। हाँ, यहाँ पे 100 वाट बल्ब विल ग्लो ब्राइटर, इसलिए हमारा आंसर ये रहेगा। इक्वली तो नहीं होने वाला, फिर नाइदर बल्ब विल ग्लो, ये भी नहीं होने वाला, बल्ब ग्लो ही नहीं होगा, तो ये ऑप्शन तो डायरेक्टली जाते हैं। तो फिर दो ही ऑप्शन रहते हैं कि ज्यादा ग्लो कौन से होने वाला है, 60 या 100। हमने इससे अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें ये मिलता है कि 100 वाट बल्ब ज्यादा ग्लो होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। इस क्वेश्चन में देखेंगे, देखो हम, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल डज नॉट अलाउ द करंट टू फ्लो इन इट। अभी ऐसा मटेरियल जो है कि जिसमें करंट फ्लो होने नहीं देता। हमें मालूम है कंडक्टर में तो करंट फ्लो होता है, इंसुलेटर जो है इसमें करंट फ्लो नहीं होने देता, तो ऑप्शन हमारा ये तो आंसर रहने वाला है। बाकी सेमीकंडक्टर में फ्लो होता है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं, कुछ नहीं होते। ठीक है, पर इसमें फ्लो ही नहीं होने देता, ये इंसुलेटर है, और सुपर कंडक्टर में तो ज्यादा ही फ्लो हो जाता है। ओके, तो फिर से हम नेक्स्ट वन देखते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, विच प्रॉपर्टी ऑफ एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर अपोजेस ए चेंज इन द करंट। देखो अभी यहाँ पे मैं लिखता हूँ, जो हमारे पास एक फॉर्मूला है, ये इज इक्वल्स टू माइनस यल डी आई बाई डी टी, मतलब ये मैंने क्यों लिखा है, ये है लेंस लॉ। ओके, तो अभी ये अपोज यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, यल, मतलब यहाँ पे दिख रहा है इंडक्टर। ऑप्शन में हम देखेंगे जैसे यहाँ पे रेजिस्टेंस है और कैपेसिटेंस है, कंडक्टेंस है और इंडक्टेंस है। इंडक्शन जो होता है ये चेंज इन करंट। ठीक है, करंट के लिए चेंज इन करंट का है, नहीं तो देखो रेजिस्टेंस भी अपोज करता है, पर ये चेंज इन करंट के लिए पूछा है, तो यहाँ पे आएगा इंडक्टेंस। ठीक है, हम यहाँ पे इतना ही क्वेश्चन देखेंगे, बाद में नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो में कुछ हम नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। देखते हैं वहाँ पे हमें क्या नए क्वेश्चन मिलते हैं।